गुड आफ्टरनून क्लास, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है कि एक बार ऑनलाइन बच्चे भी बता दें। ऑनलाइन भी कंफर्मेशन चाहिए मुझे बेटा एक बार। आशीष, कृतिका, एनीवन? यस, गुड आफ्टरनून। पहले ही बोल दिया मैंने। चलो, अपना टॉपिक लेना है यूनिट नंबर 2 और लेके क्या आनी थी? एमसीसी मॉड्यूल लेके आए हो? चलो ठीक है, कॉपी निकालो अपनी, स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 2, हेडिंग डालना रिलेशन ऑफ पार्टनर्स। रिलेशन ऑफ पार्टनर्स। एक सेकेंड वेट करो। हेलो हेलो, चलो हेडिंग डालो यूनिट नंबर 2 की, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स। क्लास अब बातें नहीं, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स। रिलेशन ऑफ पार्टनर्स जो अपना ये यूनिट नंबर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट नंबर 2। पार्टनरशिप की 3 यूनिट अपने कोर्स में है, एक अपन ले चुके हैं, दूसरी ले रहे हैं। और ये वाली जो यूनिट है अपनी, ये थोड़ी बड़ी है। यूनिट 1 और यूनिट नंबर 3 छोटी यूनिट्स हैं। तो थर्ड वाली यूनिट तो 2 दिन की यूनिट है अपनी, 2 या 3 दिन की। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा अपन को। इसके अंदर अपन को क्या क्या बेसिक टॉपिक्स पढ़ने, एक तो हम राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, पार्टनर्स के क्या क्या राइट्स होते हैं, उनकी ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर के बारे में पढ़ेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, और छोटे छोटे टॉपिक एक्स्ट्रा आएंगे। 4 ये मेन टॉपिक आएंगे यहाँ पे। स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ। हेडिंग डालना राइट्स ऑफ अ पार्टनर। राइट्स ऑफ अ पार्टनर। पहला नंबर डालना, राइट टू टेक पार्ट, राइट टू टेक पार्ट in conduct of business of the firm. Right to take part in conduct of the business of the firm. कितने मार्क्स तक का कवरेज है? 12 to 14 मार्क्स मान लो, इसमें से पूछ लेता है वो, तीनों यूनिट मिला के। टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। अच्छा, अब ये सारे राइट्स किसके अकॉर्डिंग बनेंगे? अकॉर्डिंग टू द एक्टिव पार्टनर। अब दिमाग में ये मत लाना कि इनएक्टिव पार्टनर या डॉर्मेंट पार्टनर तो बिजनेस में पार्टिसिपेट ही नहीं करता, नॉमिनल पार्टनर भी नहीं करता, ठीक है ना। लेकिन रूल्स किसके हिसाब से बनते हैं? हमेशा एक्टिव पार्टनर। तो पहला राइट बनता है हर पार्टनर का, बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। अब मान लो एक फर्म में सपोज करो 5 पार्टनर हैं, A B C D E। ई बिजनेस में पार्टिसिपेट करना चाहता है और ये लोग इसे रोकते हैं, तो ई के पास ऑप्शन क्या है? वो कोर्ट में जा सकता है, और कोर्ट का क्या ले सकता है? इंजंक्शन ऑर्डर। कोर्ट का इंजंक्शन ऑर्डर। और कोर्ट क्या कहेगी कि इस बंदे का राइट बनता है, वो बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई उसे रोकेगा नहीं। गलत काम को करने से रोकने के लिए जो ऑर्डर आता है कोर्ट का, उसको क्या बोल देते हैं? इंजंक्शन ऑर्डर। तो कोर्ट बोलेगा ई का राइट बनता है, ही कैन पार्टिसिपेट इन बिजनेस, आपको करने देना पड़ेगा। समझ आ गई बात? और भी ऑप्शंस होते हैं, आप डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के लिए केस कर सकते हो, अकाउंट्स की डिमांड कर सकते हो। बेस्ट ऑप्शन क्या है? इंजंक्शन ऑर्डर। लिखना इसमें इफ प्रोहिबिटेड। इफ प्रोहिबिटेड, अगर उसे रोका गया, क्या ले सकते हैं? इंजंक्शन ऑर्डर लिया जा सकता है कोर्ट का। इंजंक्शन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। स्टे ऑर्डर होता है एक तरीके से, कोर्ट एक ऑर्डर देती है कि ये गलत है, आप ये काम नहीं करोगे। गलत काम को करने से रोकने के लिए जो कोर्ट का ऑर्डर आता है, दैट इज इंजंक्शन ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट डालना राइट्स में, राइट टू बी कंसल्टेड। राइट टू बी
कंसल्टेड, राइट टू बी कंसल्टेड का मतलब क्या है? राइट टू गिव द ओपिनियन, राइट टू गिव ओपिनियन। ज्यादातर सारे डिसीजन कैसे लिए जाते हैं यहाँ पर? अनैनिमस कंसेंट से, अनैनिमस कंसेंट, जिसको आप हिंदी में बोलते हो सर्वसहमति। ठीक है। अगर मामला हो जाए किसका? डिस्प्यूट का, तो किसका डिसीजन मानेंगे? डिसीजन ऑफ मेजॉरिटी विल प्रिवेल। नोट डाल के लिखना, 2 केसेस कैन बी डिसाइडेड बाय मेजॉरिटी। कौन कौन से? एक तो है ऑर्डिनरी रूटीन मैटर्स, ऑर्डिनरी रूटीन मैटर्स, जो काम रोज होते हैं फर्म में, उसके लिए सबकी कंसेंट नहीं चाहिए, वो काम जो है मेजॉरिटी से भी किए जा सकते हैं। और दूसरी तरफ लिखेंगे एक्सपल्शन, एक पार्टनर को फर्म से निकाल रहे हो तो इसके लिए भी क्या चाहिए होती है? मेजॉरिटी। कोई ना कोई तो उसका भी फेवरेबल बंदा होगा ही वहाँ पे, तो ये डिसीजन कैसे लिया जा सकता है? बाय मेजॉरिटी। इसके अलावा बाकी सब जगह क्या चाहिए? कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज। याद रहेगा? ये आपका था राइट टू बी कंसल्टेड। तीसरा लिखना राइट टू शेयर द प्रॉफिट। राइट टू शेयर द प्रॉफिट, हाँ, राइट टू शेयर द प्रॉफिट। आपको पता है कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग इसकी एक इसेंशियल फीचर है। देयर कैन बी पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली बट देयर कैन नॉट बी अ पार्टनर इन लॉसेज ओनली। तो प्रॉफिट की शेयरिंग तो होगी ही होगी। अगर रेशियो दिया हुआ है तो PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नहीं दिया हुआ है तो इक्वली। ठीक है, समझ आ गई चीज़ की नहीं बताओ? तो राइट टू शेयर द प्रॉफिट, एरो लगा के लिखना PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है तो इन एब्सेंस ऑफ PSR इक्वल, है ना? राइट टू शेयर द प्रॉफिट लिया है। अब अगला लिखना राइट टू नॉट वर्ड यूज करो, राइट नॉट टू गेट रेम्यूनरेशन, राइट नॉट टू गेट रेम्यूनरेशन, राइट नॉट टू गेट रेम्यूनरेशन। इसमें लिखना जनरली नो रेम्यूनरेशन, जनरली नो रेम्यूनरेशन इज गिवन टू द पार्टनर्स। पार्टनर्स होते बेटा ओनर्स। रेम्यूनरेशन या सैलरी किसको देते हैं? एम्प्लॉइज को या सर्वेंट्स को। दीज आर द ओनर्स, दे विल बी गेटिंग द शेयर इन प्रॉफिट एक्सेप्ट इन दीज 2 केसेस। एक्सेप्शंस लिखना इन 2 केसेस में आप रेम्यूनरेशन या सैलरी दे सकते हो। पहला, एक्सप्रेस प्रोविजन इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट और डीड।
और दूसरा कस्टम और यूजेस ऑफ ट्रेड। कस्टम और यूजेस ऑफ ट्रेड। आपकी फर्म जिस लोकेलिटी में काम करती है वहां पर एक कस्टम चला रहा है, एक प्रथा चलती आ रही है कि एम्प्लॉयज को इसको पार्टनर्स को सैलरी दी जाती है तो आप दे सकते हो। ऐसा कोई कस्टम है, ऐसा कोई यूजेस है कि दिया जाता है तो आप दे सकते हो। प्रथा या प्रचलन वर्ड बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में अपन बोलते हैं कस्टम और यूजेस। ये समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट डालना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट राइट आ रहा है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सोच के बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। रीज़न क्या है? देखो यहाँ पर, अगर एज अ प्रोप्राइटर मैंने अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया और उसमें 10 लाख रुपए लगा दिए तो क्या मुझे ब्याज मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा ना। पार्टनरशिप बिजनेस भी तो पार्टनर्स का बिजनेस होता है। खुद के फर्म के बिजनेस में अगर पैसे लगा दिए तो ब्याज किस चीज़ का? तो जनरली लिखो, जनरली नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जनरली नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लॉस में तो कभी भी नहीं देते, इट इज गिवन ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट, वो भी एक्सेप्शनल सिचुएशंस में। तो लिखना नॉट गिवन इन केस ऑफ लॉस। कब दोगे? हाँ, आवाज साफ नहीं आ रही मैं। हाँ, तो एक्चुअली इसके एक्सेप्शंस आ जाएंगे ना आपके। अभी हम एक्सेप्शंस देंगे, डीड में लिखा है, एग्रीमेंट में लिखा है अलाउड है। अभी एक्सेप्शंस देंगे। जनरल रूल कहता है कि भाई अपने बिजनेस में पैसा लगाया ब्याज नहीं मिलता। जनरली नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नॉट गिवन इन द केस ऑफ लॉस कभी मिलेगा? ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट। और वो भी कब दोगे? जब ये कवर होगा तुम्हारा इन एक्सेप्शंस में। दो एक्सेप्शंस तो सेम है जो तुमने अभी अभी लिखे थे, लिख लो दोबारा। एक्सप्रेस प्रोविजन इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। दूसरा कस्टम और यूजेस ऑफ ट्रेड, अभी लिखे थे दो। एक्सप्रेस प्रोविजन इन डीड। एक्चुअली आप वर्ड यूज करके आना पार्टनरशिप एग्रीमेंट। क्यों? हर जगह रजिस्टर्ड हो ये जरूरी नहीं होता बेटा। आपकी पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, आप चाहो तो कराओ, चाहो तो मत कराओ। इसलिए यूज वर्ड क्या करके आना? पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है। सेकंड क्या लिख रहे हैं? कस्टम एंड यूजेस ऑफ ट्रेड। तीसरा एक एडिशनल पॉइंट आएगा, स्टैचुरी प्रोविजन। स्टैचुरी प्रोविजन। स्टैचुरी का मतलब स्टेट्यूट वर्ड से लिया गया है, और स्टेट्यूट का मतलब क्या होता है? लॉ। स्टैचुरी प्रोविजन, स्टेट्यूट मतलब अगर कोई ऐसा लीगल प्रोविजन है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा तो दिया जाएगा। अभी तक ऐसा कोई लीगल प्रोविजन नहीं बना है, फ्यूचर में कभी बनेगा तब देखेंगे। अभी तक तो क्या करना है? सिर्फ एक पॉइंट याद करना है, स्टैचुरी प्रोविजन। क्यों? क्योंकि एक्ट में दिया हुआ है, प्रैक्टिकली एप्लीकेबल अभी नहीं है। ये समझ में आ गया? अच्छा, दोगे तो किस रेट पे दोगे? नोट डाल के लिखो, इट विल बी गिवन। इट विल बी गिवन। इट विल बी गिवन at the rate, it will be given at the rate mentioned in the deed. Mentioned in the deed, in absence of which
in absence of which at the rate of 6% per annum. In absence of which, एक बार लिख लो मैं समझा दूंगी. In absence of which at the rate of 6% per annum. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके लिखा हुआ है एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, बट रेट मेंशन नहीं है तो 6% की रेट लगती है. अदरवाइज डीड में लिखी हुई रेट ली जाएगी. एक क्वेश्चन का आंसर करो, समझ में आ जाएगी चीज तुम्हें. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन पार्टनरशिप डीड कैन बी गिवन एट विच रेट? 4%, 6%, 8%, एट एनी रेट. एट एनी रेट, ये याद रखना. डीड में कोई भी रेट दी जा सकती है. डीड में दी गई रेट ली जाएगी. रेट डीड में नहीं दी हुई है तो 6% की रेट मानी जाती है. ठीक है, नेक्स्ट लिखो. ये तो इंटरेस्ट ऑन एडवांस की अभी वो नेक्स्ट यही आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस. यहाँ पे वेरिएबल भी तो है ना बेटा, एग्रीमेंट में लिखवा के चेंज भी तो कर सकते हो. डीड में लिखा है 4% तो 4% लगेगी, 6% नहीं लगेगी. कैपिटल के केस में ऑप्शन है और लोन के केस में फिक्स्ड है. लिखो इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस. स्टैच्यूटरी प्रोविजन, लीगल प्रोविजन अगर कोई ऐसा फ्यूचर में बना दिया गया, अभी तक नहीं है. अगर किसी लॉ में ऐसा प्रोविजन आ गया तो दे सकते हो, अभी नहीं है. तभी तो सिर्फ एक थियोरेटिकल पॉइंट है, इसका कोई सेंस नहीं है. नेक्स्ट लिखो इसमें इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस. अगली हेडिंग डालो इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस. इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए. लिखो ऑलवेज पेबल. ऑलवेज पेबल. अब वो पार्टनर ये पैसे फर्म में नहीं डालता है एज अ एडवांस और बैंक में जमा कराता, तो बैंक भी तो उसको ब्याज देती कि नहीं देती? तो एडवांसेस आर इन द फॉर्म ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज पेबल. ठीक है, लिखो एडवांसेस आर इन फॉर्म ऑफ लोन. एडवांसेस आर इन फॉर्म ऑफ लोन and the partner giving advance is in position of creditor, and the partner giving advance to the firm is in the position of creditor. फिक्स रेट है जिसपे आपको देना है क्या? 6% पर एनम. क्या था लास्ट में? क्रेडिटर. अच्छा, इसके बाद में देखो आप, एक बेसिक डिफरेंस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस में. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है जैसे ही फर्म डिसॉल्व होती है खत्म हो जाता है, उसके आगे नहीं मिलता. लेकिन इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस उसके बाद भी कंटिन्यू करता है टिल द पेमेंट इज डन. जैसे मान लो 10 मार्च को आपकी फर्म डिसॉल्व हुई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ यहाँ तक मिलेगा 10 मार्च तक. अगर इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस है इट विल कंटिन्यू इवन आफ्टर दैट टिल द पेमेंट इज डन. याद रहेगा क्या बताओ? तो ये यहाँ पे एक डिफरेंस है इनका. नेक्स्ट डालना अगला राइट. ये वाला पॉइंट ये कहना चाहता है कि जिस दिन फर्म डिसॉल्व हो गई उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता. एडवांसेस आर इन द लोन फॉर्म, तो वो तब तक मिलता रहेगा जब तक चुकाओगे नहीं. ठीक है, नेक्स्ट डालो राइट टू बी इंडेमनीफाइड. राइट टू बी इंडेमनीफाइड. राइट टू बी इंडेमनीफाइड. इंडेमनीफाइड का मतलब क्या होता है? मेक गुड द लॉस. आपको जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दी जाएगी. इसमें लिखना इन केस ऑफ इमरजेंसी. इन केस ऑफ इमरजेंसी
partner has done some act, पार्टनर ने कुछ काम किया है, और incurred expenses, कुछ खर्चे किए हैं, और वो किस लिए किए गए हैं तो खर्चे? टू सेव द फर्म फ्रॉम द लॉस, टू सेव द फर्म फ्रॉम लॉस। उसने काम किस तरीके से किया है? एक्टेड लाइक अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, एक्टेड लाइक अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। सामान्य बुद्धि का कोई भी व्यक्ति होता उसकी जगह वही काम करता जो उस पार्टनर ने किया। एक्टेड लाइक अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। विल बी इंडेमनिफाइड बाय द फर्म, will be indemnified by the firm. Will be indemnified by the firm. सिचुएशन किसकी है बेटा? इमरजेंसी की। भाई कोई डिसीजन एक पार्टनर को लेना पड़ गया, वो वैसे तो कैसे लेना चाहिए था उसे? विद द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। बट हुआ क्या, ऑन द स्पॉट कोई डिसीजन लेना पड़ गया और बाकी पार्टनर से कांटेक्ट करने का टाइम नहीं था, कनेक्शन हो नहीं पा रहा था, कांटेक्ट हो नहीं पा रहा था। अब इसे वो निर्णय क्यों लेना पड़ा और कुछ खर्चे करने पड़े? क्यों? फर्म को लॉस से बचाने के लिए वो डिसीजन लेना ज़रूरी था। ही एक्टेड लाइक अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। उसकी जगह सामान्य बुद्धि का कोई भी पर्सन होता वही डिसीजन लेता जो उसने लिया। ही इज़ वेल प्रोटेक्टेड, जो भी उसका खर्चा लगा है ही विल बी इंडेमनिफाइड बाय द फर्म, ही विल बी इंडेमनिफाइड बाय द फर्म। और एक चीज़ याद रखना बेटा, इमरजेंसी के केस में एक पार्टनर किसी भी कैपेसिटी में काम कर सकता है। उस समय वो मास्टर भी है, सर्वेंट भी है, एजेंट भी है, एनीथिंग, और वो कोई भी काम कर सकता है, चाहे उसकी अथॉरिटी में आता हो या ना आता हो, बट ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी। समझ आ गई चीज़ की नहीं? बताओ बेटा। नेक्स्ट लिखो, राइट। हाँ, प्रूडेंस मतलब बुद्धि, इंटेलिजेंस। मैंने इसको पूरा हिंदी में बोला, सामान्य बुद्धि, ऑर्डिनरी प्रूडेंस। हाँ, हो गया तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस ये 2 पॉइंट पूरे करने हैं। अगर लॉस भी हो गया तो भी आप वेल प्रोटेक्टेड हो कि मेरी जगह कोई भी बंदा होता ना यही डिसीजन लेता। मैंने कोशिश पूरी की थी। यू शुड बी इन गुड फेथ, अदरवाइज रेस्ट लेट द एप्पल। हाँ होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर हम लेने रहे हैं राइट टू स्टॉप द, नेक्स्ट राइट का नाम लिखो, राइट टू स्टॉप द एंट्री ऑफ, राइट टू स्टॉप द एंट्री ऑफ न्यू पार्टनर, right to stop the entry of new partner। नया पार्टनर फर्म में कब एंटर कर सकता है ये बताओ? विद द कंसेंट ऑफ ऑल, लिखो, विद कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। एक फर्म में 5 पार्टनर है तुम्हारे, ए बी सी डी ई। एक्स जो है वो फर्म में एंटर करना चाहता है एज अ न्यू पार्टनर। ए बी सी डी तो हाँ बोल रहे हैं, ई जो है वो मना कर रहा है। ई हैज गॉट द राइट टू स्टॉप द एंट्री ऑफ न्यू पार्टनर। एक भी मना करेगा ना तो वो नया वाला आ नहीं सकता। राइट टू स्टॉप द एंट्री ऑफ न्यू पार्टनर। नया पार्टनर हमेशा कैसे आएगा? विद द कंसेंट ऑफ ऑल दी। क्लियर है क्या? बताओ मुझे ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट डालो इसके अंदर, राइट टू रिटायर, राइट टू रिटायर ऑब्लिक राइट टू
retire ऑब्लिक dissolve the firm. राइट टू रिटायर ऑब्लिक डिसॉल्व द फर्म. दो राइट्स हैं जिनको मैंने कंबाइन किया है, अलग अलग राइट्स हैं. एक तो है राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म और एक है राइट टू डिसॉल्व द फर्म. दोनों का मैटर सेम था तो अपन ने एक साथ ले लिया है, ठीक है. वैसे अलग अलग है. अगर आपकी पार्टनरशिप कैसी है, इफ योर पार्टनरशिप इज पार्टनरशिप एट विल, तो मुझे सोच के बताओ एक पार्टनर कैसे रिटायर हो सकता है. पब्लिक चाहिए ही नहीं नोटिस उस केस में. आप याद करो, मैंने बोला था पार्टनरशिप एट विल में नॉर्मल नोटिस जाता है, नोटिस टू अदर पार्टनर्स, नो नीड ऑफ पब्लिक नोटिस. याद रखना, डोंट यूज द वर्ड पब्लिक नोटिस ओवर हियर. याद रहेगा, ठीक है. तो अब इसमें क्या लिखेंगे, पार्टनरशिप एट विल में कैसे कर सकता है रिटायर, बाय गिविंग नोटिस टू अदर पार्टनर्स, by giving notice to other partners. It's not a public notice. और ये वाली चीज भी सेम है. देखो, फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हो और आपकी फर्म कैसी है, पार्टनरशिप एट विल वाली है, बाय गिविंग नोटिस डिसॉल्व हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताओ. इट कैन बी डिसॉल्व बाय गिविंग नोटिस. दूसरा पॉइंट, any other partnership, any other partnership. इसके अलावा पार्टनरशिप एट विल के अलावा कोई भी पार्टनरशिप है, डिसॉल्व में नोटिस थोड़ी ना आएगा, वो तो सारे मिलके डिसॉल्व करेंगे. उस केस में अगर आपकी पार्टनरशिप एट विल होती है ना, उसके अंदर आप पॉइंट पढ़ना, उसमें साफ लिखा है इट कैन बी डिसॉल्व बाय गिविंग नोटिस टू अदर पार्टनर. डिसोल्यूशन के लिए भी क्या चाहिए, नोटिस, और रिटायरमेंट के लिए भी क्या चाहिए, नोटिस, इन केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल. इसका मतलब ही यही होता है, पार्टनरशिप एट विल, विल मतलब डिजायर, जब तक इच्छा है तब तक चलाओ. इट कैन बी डिसॉल्व बाय गिविंग नोटिस. ये ऐसी ही पार्टनरशिप है बेटा. टाइप ऑफ पार्टनरशिप का फर्क पड़ता है. पार्टनरशिप एट विल अगर आप बनाते हो ना तो आपकी इच्छा है तब तक चलाओ, कैन बी डिसॉल्व बाय गिविंग नोटिस. लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी पार्टनरशिप है, अब क्या चाहिए, कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स. अगर रिटायर होना चाहता है तो भी क्या चाहिए, कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर. और समय से पहले फर्म को खत्म करना चाहते हैं तो भी क्या चाहिए, कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स. तो इसमें लिखना कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स, कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स. समझ आ गई क्या चीज, यहां तक बताओ बेटा, यहां तक क्लियर है. अब इसके बाद में जो राइट आ रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मार्क कर लेना. यहां तक तो रीडिंग भी लगाओगे तो चलेगा तुम्हारा. अब जो लेने जा रहे हैं उस पर कम से कम 5-6 बार केस स्टडी आई हुई है. हेडिंग डालो, राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड. राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड. right not to be expelled. not to be expelled मतलब फर्म से नहीं निकाले जाने का राइट है. एवरी पार्टनर हैज गॉट द राइट टू कंटिन्यू इन द फर्म. राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड. सेक्शन क्या लगेगा, ये सेक्शन नंबर याद रखना है 33. टॉपिक को मार्क करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केस स्टडीज. 5-6 बार केस स्टडी आई हुई है इस टॉपिक पे. राइट नॉट टू बी एक्सपेल्ड. एक पार्टनर को फर्म से तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि सेक्शन 33 की कंडीशंस को पूरा ना कर दो. अब सेक्शन 33 की क्या कंडीशंस हैं वो देखो. पहली कंडीशन, एक्सप्रेस प्रोविजन इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट. एक्सप्रेस प्रोविजन इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट. अगर आपको याद हो तो डीड के पॉइंट्स पढ़े थे कल, तो उसमें मैंने बोला था नीचे के 2 पॉइंट आने जरूरी हैं.
एक तो तुम्हें सैलरी कमीशन बताया था और एक एक्सपल्शन बताया था। क्यों? इस वजह से अगर डीड में नहीं लिखा है तो एक पार्टनर को निकाल नहीं सकते। सेक्शन 33 की पहली कंडीशन है डीड में लिखा हुआ होना चाहिए कि अगर एक पार्टनर जो है वो गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ ड्यूटी पाया जाएगा तो उसे निकाला जा सकता है। डीड में नहीं लिखा है तो नहीं निकाल पाओगे। याद रहेगी चीज। अब इसके बाद में सेकंड नंबर डालो। आज ही पढ़ा है तुमने एक्सपल्शन का डिसीजन कैसे होगा? मेजॉरिटी। 2 डिसीजन मेजॉरिटी से थे, ऑर्डिनरी रूटीन मैटर्स और दूसरा यही वाला था एक्सपल्शन। और तीसरा डालो एक्सपल्शन शुड बी इन गुड फेथ। आप उसे क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि वो गुड फेथ में है, उसे निकाला जाना चाहिए। आप उसे किसी पर्सनल दुश्मनी की वजह से नहीं निकाल रहे हो, सॉलिड रीजन होना चाहिए तभी आप उसे निकाल सकते हो। क्या क्या रीजन होते हैं वो देखो। गुड फेथ के टेस्ट होते हैं 3 टेस्ट पूरा कर दोगे तो गुड फेथ में है। पहला, इन द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। आप उसे क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि फर्म के इंटरेस्ट में उसे निकाला जाना जरूरी है। पर्सनल दुश्मनी की वजह से उसे नहीं निकाला जा रहा है। सेकंड क्या आ रहा है? जिस पार्टनर को एक्सपेल कर रहे हो उसको नोटिस दोगे, शो कॉज नोटिस। तुम्हारे खिलाफ ये एलिगेशंस है, क्यों ना तुम्हें फर्म से निकाल दिया जाए। जस्टिस रिक्वायर्स कि आप दूसरी पार्टी को भी मौका दो, आप उसको भी नोटिस दोगे कि तुम्हारे खिलाफ ये चार्जेस हैं, क्यों ना तुम्हें फर्म से निकाल दिया जाए। एंड द लास्ट वन क्या बोलेंगे अपन? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। जस्टिस रिक्वायर्स कि दूसरी पार्टी की भी बात सुनी जाए, वो अपनी सफाई में कहना क्या चाहता है वो भी सुना जाएगा। अगर आपने ये सारी कंडीशंस पूरी कर दी सेक्शन 33 की, तभी आप एक पार्टनर को फर्म से निकाल सकते हो, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। सपोज करो आपने फॉलो नहीं की और निकाल दिया, देन दिस एक्सपल्शन विल बी नोन एज इर्रेगुलर एक्सपल्शन। अगर उसे गलत तरीके से निकाला गया तो इसे क्या बोला जाएगा? इर्रेगुलर एक्सपल्शन। और इसका इफेक्ट क्या होगा? नल एंड वॉइड। ऐसा माना जाएगा वो कभी इस फर्म से गया ही नहीं। इफेक्ट विल बी नल एंड वॉइड। सी वाला पॉइंट ये वाला, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, मतलब आपने नोटिस दिया ना उस पार्टनर को कि क्यों ना तुम्हें निकाल दें, वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता है तो उसकी बात भी सुनी जाएगी। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। कौन सा? डीड में लिखा हुआ होना चाहिए कि एक पार्टनर को निकाला जा सकता है। डीड में नहीं लिखा है तो नहीं निकाल सकते। डीड में लिखा हुआ होना कंपलसरी है। हाँ, सबसे मेन चीज तो गुड फेथ है। गुड, ये तीनों पूरी होनी चाहिए, ऐसा नहीं इनमें से एक पूरी करो। यू हैव टू फॉलो द कंप्लीट सेक्शन। पूरा सेक्शन 33 फॉलो होगा तभी निकाल सकते हो। एक पार्टनर को फर्म से निकालना इतना आसान काम नहीं है। गुड फेथ मतलब अच्छे इरादे से निकाल रहे हो, अच्छे इरादे से निकाल रहे हो, उसे निकालना फर्म के हित में है, फर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं। आपने उसको नोटिस भी दिया, उसको सफाई का मौका भी दिया, वो कन्विंस नहीं कर पाया, तब आप उसे निकाल रहे हो। समझ आ गई चीज की नहीं आई? बताओ बेटा। अब ये वाला इंपॉर्टेंट था और इसका नेक्स्ट वाला भी इंपॉर्टेंट है। आखिरी राइट लेने जा रहे हैं। नेक्स्ट वाला लिखना राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर। ये पूछा जाता है थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी। राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर। आउटगोइंग पार्टनर मतलब फर्म छोड़ के जा रहा है, इसके पास 2 राइट होते हैं। सेक्शन नंबर 36, 37, ये कर सको याद तो करना। सेक्शन नंबर 36
37। सेक्शन नंबर 36, सेक्शन नंबर 37। सबसे पहले हम क्या लेंगे, सेक्शन नंबर 36। सेक्शन 36 क्या कहता है कि आउटगोइंग पार्टनर जो है वो चाहे तो कॉम्पिटिटिव बिजनेस कर सकता है और चाहे तो अपने बिजनेस के लिए एडवर्टाइजमेंट भी दे सकता है, बट वो 3 काम नहीं कर सकता, उसके ऊपर 3 रेस्ट्रिक्शंस लगेंगे। कांट यूज द नेम ऑफ द ओल्ड फर्म, पुरानी फर्म के नाम को यूज नहीं करेगा। कांट रिप्रेजेंट हिमसेल्फ as a partner of old firm, अपने आप को पुरानी फर्म के पार्टनर की तरह रिप्रेजेंट नहीं करेगा। कांट solicit the customers of the ओल्ड फर्म, पुरानी फर्म के कस्टमर्स को, ग्राहकों को तोड़ेगा नहीं। कांट सॉलिसिट, SOLICIT, सॉलिसिट मतलब तोड़ना। कांट सॉलिसिट द कस्टमर्स ऑफ द ओल्ड फर्म। वो एग्रीमेंट में आपने रिस्ट्रेंट डाला था, अगर नहीं डाला है तो नॉर्मल रूल ये वाला, नॉर्मली तो कर ही सकता है ना, अब एग्रीमेंट में नहीं लिखा है तो। कहना क्या चाहते हैं कि आप कॉम्पिटिटिव बिजनेस करना है करो, एडवर्टाइजमेंट देना है दो, लेकिन शुरुआत करनी है आपको 0 लेवल से। पुरानी फर्म का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ना तो आप पुरानी फर्म का नाम यूज़ कर सकते हो, ना ही अपने आप को पुरानी फर्म के पार्टनर की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो, और ना ही पुरानी फर्म के कस्टमर्स को तोड़ोगे। मतलब क्या शो करना है, मेरी पॉलिसीज इतनी फेवरेबल है कि वो पुराने वाला खुद मेरे पास आया है। ठीक है भाई, कस्टमर्स तो टूटेंगे, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें क्या शो करना है, तुमने नहीं तोड़ा, वो कस्टमर खुद तुम्हारे पास आया। ये प्रूव करना पड़ता है प्रैक्टिकल लाइफ में। तो ये समझ आ गई क्या चीज़, बताओ बेटा। हमने क्या लिया, सेक्शन नंबर 36। अब लेंगे सेक्शन नंबर 37। 36, 37 दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल टॉपिक एग्जाम में थ्योरेटिकल पूछ ले, व्हाट आर द राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, दोनों डिस्क्राइब करने हैं। 36 भी करना है और 37 भी करना है। तो अब लेने जा रहे हैं 37। सेक्शन नंबर 37 लेने जा रहे हैं। एक पार्टनर रिटायर हो गया, इन केस ऑफ लिख लेना, इन केस ऑफ रिटायरिंग पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर, या एक पार्टनर की क्या हो गई, डेथ हो गई, या तो एक पार्टनर रिटायर हो गया या उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। अदर पार्टनर्स कंटिन्यू द बिजनेस विदाउट फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, विदाउट फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स।
ये वर्ड अंडरलाइन करना, विदाउट फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। देन रिटायरिंग पार्टनर खुद और अगर केस किसका है, डेथ का, तो फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इनके पास क्या है, दे हैव गॉट द ऑप्शन कि वो इन दो में से एक चुन सकते हैं। क्या चुन सकते हैं, या तो प्रॉफिट में हिस्सा ले लें, पहला ऑप्शन, या फिर 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट ले लें, दूसरा ऑप्शन, विच एवर इज बेनिफिशियल, जो भी उन्हें फायदेमंद लगे, विच एवर इज बेनिफिशियल, जो भी उन्हें फायदेमंद लगे। एक पार्टनर रिटायर हो गया या एक पार्टनर की डेथ हो गई, बाकी पार्टनर बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं विदाउट फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। का मतलब क्या है, उस रिटायरिंग पार्टनर या जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसकी कैपिटल अभी भी फर्म में चल रही है, उसके पैसे अभी भी फर्म से पे नहीं हुए हैं। विदाउट फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट मतलब रिटायरिंग पार्टनर की कैपिटल अभी भी कहाँ लगी हुई है, फर्म में। अब उसके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, और डेथ के केस में उसके एलआर के पास दो ऑप्शन है। इनमें से वो कोई भी चुन सकता है जो उसे फायदेमंद लगे, या तो प्रॉफिट में हिस्सा ले ले या 6% की रेट से ब्याज ले ले, विच एवर इज बेनिफिशियल। क्लियर है क्या, बताओ बेटा। मैंने आपको सारे राइट समझा दिए हैं। कल एक काम तो ये करेंगे, एमसीसी से इसको लेंगे प्लस प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक दो मैं कराऊंगी और बाकी आपको होमवर्क में दूंगी एक्सपल्शन के। और आउटगोइंग पार्टनर में भी सेम सिनेरियो रहेगा, इसका भी प्रैक्टिकल है और उसके भी आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगी जो आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। तो राइट्स का टॉपिक आज अपन कर रहे हैं, आगे अपन इसको कर लेते हैं। कोई क्वेरी है किसी की, बेटा पूछ सकते हो, एक मिनट। सेक्शन नंबर 37 रिपीट करने को बोला है। 37 में यही होता है बेटा कि एक पार्टनर जो है रिटायर हो गया या उसकी डेथ हो गई, बाकी पार्टनर्स बिजनेस कैरी ऑन करते हैं विदाउट फाइनल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। मतलब रिटायरिंग वाले को पैसे पे नहीं करे, उसकी कैपिटल अभी भी कहाँ चल रही है, फर्म में चल रही है। तो उस केस में क्या होगा, रिटायरिंग पार्टनर या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव जिसकी डेथ हो गई क्या कर सकते हैं, या तो प्रॉफिट में हिस्सा ले लो या 6% की रेट से ब्याज ले लो। क्लियर है क्या, बता दो एक बार मुझे। और कोई डाउट है तो पूछ सकता है, एनीवन एल्स? नहीं, नो डाउट। चलो फिर अपन कैरी ऑन करेंगे कल इसको।